राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किसान खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी जयवती घर संभालती थी। सुबह का समय था। किसान खेतों पर निकल गया था। अब धूप भी निकल आई थी और खाने का समय हो रहा था। इसलिए जयवती ने कटोरदान में 8 रोटी रखी और सूखी आलू की सब्जी भी उसी कटोरदान में रख दी और उसी में एक प्याज भी डाल दी और एक मल्ला में जो मट्ठा भरकर जो मल्ला पानी से भर दिया और अपनी बेटी रीता से बोली, बेटा रीता, अपने बापू को खेत पर रोटी दे आ। बाजरे के खेत में निराई हो रही है। मजदूरों के साथ सुबह ही तुम्हारे बापू खेत में चले गए थे। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तू जल्दी से जाना और रास्ते में देख कर जाना, क्योंकि समय खराब मत कर, जल्दी जा। रास्ते में कभी तू खेलने लगे और वहाँ तेरा बापू तेरा इंतजार करता रहे, इसलिए समय मत खराब कर और जल्दी से खेत में जा। रीता बोली, माँ तू ऐसे कह रही है जैसे मैं रास्ते में बैठ जाऊंगी। जयवती बोली, नहीं बेटी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रास्ते में फसल बड़ी बड़ी खड़ी है, सियार जानवरों का डर रहता है। सीधे अपने बाजरे वाले खेत पर जाना और अपने बापू को कलेवा करवा कर सीधी घर आ जाना। रीता बोली, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, मगर माँ चंदन भी तो खेत पर काम कर रहा होगा, तूने उसके लिए रोटी नहीं बनाई। तो जयवती बोली, बेटी चंदन की माँ उसे कब तक रोटी खिलाकर आ भी गई होगी, कब की जाकर, अब तक तो उसने खा लिया होगा। रीता बोली, माँ चंदन की माँ को क्या पता चंदन खेत पर है, वो तो हमारे घर में मवेशियों के पास समझ रही होगी। जयवती बोली, रीता अब तू बात ही बनाती रहेगी या जाएगी भी? तेरा बापू भूखा होगा और इसी में से 2 रोटी वह चंदन भी खा लेगा। रीता बोली, माँ मैं चंदन के लिए 1 कटोरा दूध ले जाऊं? जयवती बोली, रीता चंदन नौकर है हमारा, कोई मेहमान नहीं है जो तू उसकी इतनी खातिरदारी करती है। अब जल्दी जा, बात कम बना। इतना कहकर जयवती अपने काम में लग गई और मौका पाकर रीता ने 1 लोटा दूध भर लिया। रसोई में से गुड़ की डली निकालकर रोटियों के कटोरदान में डाल ली और रीता ने सर पर पहले पानी का मलरा रखा, उसके ऊपर मट्ठा का मल्ला और बाद में दूध का लोटा रखकर रोटियों का कटोरदान हाथ में उठा लिया और चल पड़ी खेत की तरफ। रीता खेतों की मेड़ों पर सरपट चली जा रही थी। सर पर रखे तीनों मलरे बिना पकड़े ही जमे हुए थे। नागिन सी लहराती चाल पर भी तीनों मलरों का संतुलन देखते ही बनता था। बापू की रोटियों की खुशी से ज्यादा रीता को चंदन के दूध की थी। बेचारा गरीब है, कहाँ मिलता होगा दूध। माँ से छुपा छुपा कर मैं ही उसे दूध पिला देती हूँ। कितना सुंदर है चंदन, छैल छबीला, किसी रईस घर में होता तो किसी राजकुमार से कम नहीं होता। यहाँ तो हर समय धूल मिट्टी में लगा रहता है, सारे दिन काम करता है, घेर में मवेशियों का गोबर डालता है, पूरी फसल की देखभाल करता है, बहुत मजदूरी करता है। दिन में 2 बार दूध पिला देती हूँ तो क्या एहसान करती हूँ, पूरे दिन हमारा ही तो काम करता है, जी जान लगा देता है बेचारा। चलते चलते रास्ते में रीता की आंखों के सामने चंदन का चेहरा घूम रहा था। वह घर में भी अंधेरे का लाभ उठाकर चुपचाप चंदन से मिलती रहती थी। चंदन की ईमानदारी और भोलापन रीता के दिल को छू गया था। ऊपर से छैल छबीला और सुंदर, तो भगवान ने उसे सुंदरता उपहार में दी थी। चंदन मजदूर था, मगर रीता उसे प्यार करने लगी थी। खेत पर पहुंचकर रीता ने एक पेड़ के नीचे छाया में सिर पर रखे तीनों मलरे उतारकर जमीन पर रख दिए। जंगल की खुली हवा बहुत अच्छी लग रही थी, शरीर में ताजगी भर रही थी।
मजदूर बाजरे की निराई करने में लगे हुए थे। रीता की निगाहें उन मजदूरों में चंदन को खोजने लगी, मगर चंदन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो रीता ने अपने बापू को आवाज दी, ओ बापू, आ जाओ, रोटी खा लो। और रीता पसीना पोंछकर वहीं पेड़ की छाया में बैठ गई। कुछ देर बाद ही रामाशंकर आकर बोले, रीता बिटिया, रोटी लाई है? रीता बोली, हाँ बापू। तो रामाशंकर बोले, ला पहले पानी दे, पहले हाथ धो लूं। रीता ने पानी के मलरा से पानी लेकर रामाशंकर के हाथ धुलवाकर कटोरदान से रोटी सब्जी निकालकर बापू को दे दी। मट्ठा का मलरा रामाशंकर के आगे सरका दिया और मट्ठा पीने के लिए गिलास कटोरदान से निकालकर रामाशंकर को देते हुए कहने लगी, बापू, चंदन कहाँ है? वह भी 2 रोटी खा लेता। तो बापू कहने लगा, चंदन की माँ उसे सुबह ही रोटी खिला गई है। चंदन को मैंने मवेशियों का चारा डालने के लिए घर भेज दिया है। काफी देर का गया है, चारा डालकर यहीं वापस आ जाएगा। अब रीता का हृदय पर जो सांप सा लेट गया। वह तो चंदन को रोटी नहीं दूध पिलाने आई थी, मगर चंदन यहाँ नहीं मिला। दूध को वो वापस घर ले जाने के विचार उसके मन में आ गया कि कहीं बापू को दूध की भनक ना लग जाए। चोर के पैर भी होते ही कितने हैं। सो रीता सहम कर खड़ी हो गई। रीता कहने लगी रामाशंकर से कि बापू, खाना खा लिया? तो रामाशंकर कहने लगा, हाँ बिटिया, खा रहा हूं। तो इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है, क्या बात है? तो रीता बोली, कुछ नहीं, और वह सहम कर वहीं बैठ गई। रीता रामाशंकर और जयवती की एकमात्र संतान थी। वैसे तो 2 लड़के भी पैदा हुए थे, मगर रीता के नसीब में भाई नहीं थे। भगवान ने बीमारियों का बहाना बनाकर उन्हें बचपन में ही उठा लिया था। रामाशंकर गांव के सबसे रईस इंसान थे। अच्छी खासी खेती बाड़ी थी और ब्याज पर मजदूरों को रकम भी उधार देते थे। एक एक पैसे की कीमत जानते थे। किसी की बेईमानी नहीं करते थे तो किसी पर अपने ब्याज का एक धेला भी नहीं छोड़ते थे। गिरवी रखे हुए गहनों से घर में बक्सा भरा पड़ा था। रामाशंकर ने खाना खाकर चिलम में तंबाकू रखा और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मजदूरों को देखने के लिए चल दिए। तो रीता भी अपने बर्तन भांडे समेटकर जो वापस गांव के लिए चल दी। इठलाती हुई रीता नागिन की चाल से खेतों की मेड़ों पर चली जा रही थी। अभी वह 4 खेती पार कर पाई थी कि सामने से चंदन आता हुआ दिखाई दिया। रीता उसे देखकर खुश हो गई। उसका चेहरा कमल की तरह खिल गया। मन में अपने प्रियतम के लिए प्यार हिलोरे भरने लगा। सर से मल्ला उतारकर उसने एक एक करके पहले ही जमीन पर रख दिए। चंदन जैसे ही पास आया, रीता उससे अमरबेल की तरह चिपट गई। चारों तरफ ज्वार, बाजरा, ढैंचा और ईख की फसलें खड़ी थी। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए रीता ने चंदन को बोला कि चंदन, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरे लिए खाना लेकर आई थी। चंदन बोला, अब मुझे छोड़ भी दे, देर हो रही है। तेरे बापू बाल की खाल उतारेंगे, तरह तरह की बातें मुझसे पूछेंगे और मुझे उल्टा सीधा भी सुनना पड़ेगा। रीता बोली, नहीं, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है जहाँ सिर्फ तुम और हम हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? मैं तो तुझे दूध पिलाने खेत पर गई थी। चंदन बोला, मुझे दूध पिलाने या अपने बापू को रोटी खिलाने गई थी? रीता बोली, बापू का तो बहाना था, मैं तो तेरे लिए ही खेत पर गई थी, दूध भी ले गई थी। यह देख, पूरा 1 लोटा दूध है, पी ले। चंदन बोला, रीता, तू ही यह काम मेरे लिए क्यों करती रहती है? रीता कहने लगी, ज्यादा नखरे मत दिखा, चुपचाप दूध पी ले। तुझे भी पता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ, फिर तू मुझसे ही नखरे क्यों दिखाता है? चंदन कहने लगा, रीता, कहाँ तू और कहाँ मैं? प्यार तो बराबर बालों में होता है। तू एक रईस जादी है। तेरा बापू तेरे विवाह में 20,000 खर्च कर देगा और मैं एक बंधुआ मजदूर, 6 रुपये महीने की मजदूरी, वह भी तेरे बापू के यहाँ ब्याज में कट जाती है। और मेरे पास क्या है? तू तो अपने बापू की सारी अचल जितनी भी उसकी संपत्ति है उसकी वारिस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू जो एक रईस है, तो इस गरीब के चक्कर में मत पड़।
मैं तो तुम्हारा एक नौकर हूँ। अपनी कोई अलग राह देख ले रीता, मैं तुझे नहीं निभा पाऊंगा। तेरे बाप की सारी संपत्ति मैं तुझे सारे शौक मैं नहीं कराऊंगा, क्यों तेरे बाप की तो पास इतना धन है, तेरे सारे सपने पूरे कर देगा, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा। रीता बोली, तू क्या मुझे छिनाल समझता है जो यह सब बड़बड़ाए जा रहा है? अरे मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तुझे निभाकर भी दिखाऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आज तेरे साथ कल किसी दूसरे के साथ। अब तू ही मेरे दिल का देवता है और मैं सदा तेरी ही रहूंगी। चंदन बोला, मेरे साथ तुझे क्या सुख मिलेगा रीता? रीता बोली, हम दोनों साथ रहेंगे तो सुख ही सुख होगा। चंदन बोला, क्यों अपनी राहों में कांटे बो रही है? तेरा मेरा क्या मेल है? रीता बोली, क्या तू मुझे पसंद नहीं करता चंदन? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? बोल बोल, क्या कह रहा है? बोल ना, देख कर अभी मेरी ओर देख और बोल। मैं अभी जाकर कुएं में छलांग लगा दूंगी। क्या तू मुझे बदचलन समझता है? चंदन बोला, रीता तू तो तिल का ताड़ बना देती है। तू बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर इतना कहने पर जो चंदन ने अपनी बात रोक दी। तो रीता बोली, पर ये क्या क्या है ये पर? अब तू एक काम कर, तू ये दूध पी और दूध का लोटा खाली कर और खेत पर चल कर अपना काम देख। मुझे भी काफी देर हो गई है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी घर। चंदन दूध पीकर खेत पर निकल गया तो रीता भी अपने बर्तन भांडे समेट कर घर की ओर चल दी। 3 बीघा खेत की कीमत 500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 1500 रुपये थी। राम रतन ने अपने जीवन भर की पूंजी पेट काट काट कर 1500 रुपये इकट्ठा करके एक घड़े में रखकर चूल्हे के नीचे गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा रखे थे। 1500 रुपये की गर्मी राम रतन को चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर मेहनत की कमाई थी, 20 नाखूनों की कमाई थी। पेट काट काट कर उसने ये पैसे इकट्ठे किए थे। किसी की चोरी या बेईमानी नहीं की थी। किसी भीड़ मुसीबत के लिए या किसी हारी बीमारी के लिए ये रुपए उसने संजो कर रख रखे थे। मगर इतने पैसे में 3 बीघा खेत मिल रहा है तो खरीदने में क्या बुराई है। राम रतन ने अपनी पत्नी सविता और अपने पुत्र चंदन से सलाह मशवरा करके 1500 रुपये में गांव के ही जो भगत का 3 बीघा खेत तय कर दिया। किसान के लिए जमीन माँ के समान होती है और जिसके पास एक कूड़ भी जमीन ना हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तब 3 बीघा मिल रही हो, जिसके पास एक कूड़ भी ना है और उसे 3 बीघा मिल रही हो तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यही हाल राम रतन का था। 3 बीघा खेत की खुशी ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह सोचने लगा, मैं भी 3 बीघा जमीन का मालिक हो जाऊंगा। मेरा बेटा अब भूमिहीन नहीं रहेगा, वह भी जमीन का मालिक होगा। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, मगर मेरा बेटा चंदन, उसके लिए तो 3 बीघा जमीन में छोड़ जाऊंगा। यही सोचकर बैनामा का दिन निश्चित कर दिया। 2 महीने का समय था। सोचा 2 महीने तक जो बैनामे के लिए 300 रुपये इकट्ठा कर लेंगे। पूरी जिंदगी में 1500 रुपये इकट्ठा हुए थे। 2 महीने में 300 रुपये कैसे इकट्ठा हो जाएं? भगत को देने के लिए 1500 रुपये तो थे, मगर लिखाई के लिए 300 रुपये नहीं थे। यह राम रतन का संकट था। 300 रुपये के लिए राम रतन ने अपनी पत्नी सविता और बेटे चंदन से भी सलाह मशवरा किया। तो राम रतन की पत्नी सविता बोली, देखो जी, 300 रुपये की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम रामा शंकर से सूद पर 300 रुपये ले लें। जब हो जाएंगे तब उन्हें ब्याज सहित वापस कर देंगे। चंदन को भी माँ की सलाह के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने भी रामा शंकर से ब्याज लेने पर हाँ कर दी। राम रतन कहने लगा, मैंने तो आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कैसे मांगूंगा राम शंकर से पैसे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया है। तब जो राम रतन की पत्नी सावित्री कहने लगी, अजी हम जमीन खरीद रहे हैं, कोई जुआ या शराब में तो बर्बाद नहीं कर रहे।
राम रतन कहने लगा, मैंने तो कभी पैसे मांगे नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी से काम चलाया है। तब राम रतन की पत्नी कहने लगी, हम ब्याज देंगे, हराम में नहीं मांग रहे हैं, जब हो जाएंगे तब ब्याज सहित उनके चुकता कर देंगे। राम रतन कहने लगा, सविता, ब्याज घोड़े से तेज भागती है, 300 रुपए की ब्याज कम से कम 9 रुपए महीना होगी, कहाँ से आएंगे महीने के 9 रुपए, जबकि महीने भर का वेतन तो 5 रुपए में ही है। तो सविता कहने लगी, कुछ तुम कमाओगे, कुछ चंदन कमाएगा, और भीड़ मुसीबत में समय निकाल कर मैं भी मजदूरी कर लूंगी, ऐसे ही निकल जाएंगे। मन छोटा मत करो जी, अपने चंदन के लिए 3 बीघा जो जमीन हो जाएगी। क्यों चंदन, ठीक कहा ना मैंने? चंदन अभी 11 साल का बच्चा था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ बाप के निर्णय ही उसके लिए आदेश था, उनकी हाँ में हाँ ही मिलाना उसका अपना कर्तव्य वह समझता था। सविता ने पूछा, लिखाई की तारीख कब की है? तो राम रतन कहने लगा, परसों तहसील पर होगी लिखाई। तब राम रतन की पत्नी कहने लगी, तो अब भौर में रामा शंकर के पास जाते क्यों नहीं हो? तो राम रतन कहने लगा, जाता हूँ भाग्यवान, जाता हूँ, तू तो मुझे सुदामा की तरह रौंद रही है, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, तूने तो एक ही रट लगा रखी है। अरे हर काम का समय होता है, जा चिलम में आँच रख ला, तमाकू पी कर चला जाऊंगा। राम रतन बैठा बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहा और उसकी पत्नी सविता उसे घूर घूर कर देखती रही, और वह थक हार कर जो राम रतन को भौर में ही जो रामा शंकर के पास भेज दिया। रामा शंकर तखत पर बैठे बैठे अपनी बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मौका देखते ही राम रतन पहुंच गए। वैसे तो राम रतन सूद पर रकम उधार लेने गए थे, मगर वह रकम राम रतन को भीख से भी अधिक जो लग रही थी। रामा शंकर ने पूछा भी, राम रतन जी कैसे आना हुआ? तो राम रतन बोला, इधर से गुजर रहा था, बहरे में जो सुबह सुबह बैठे बैठे आप बैठक में बैठे दिखाई दे गए तो इधर चला आया। तो वह बोले, आओ राम रतन, लो चिलम पियो। राम रतन ने हिम्मत जुटाकर चिलम में कस लगाते हुए कहा, मैंने भगत का 3 बीघा खेत तय कर दिया है और जमीन के पैसे तो लिखा हैं, लेकिन लिखाई के लिए कुछ कम पड़ रहे हैं बहरे साहब। 300 रुपये तो मिल जाएं तो आपकी जो भी ब्याज होगा वो मैं आपको दे दूंगा। रामा शंकर बोला, भगत के पास तो 3 बीघा ही जमीन है, वह अपनी पूरी जमीन बेच रहा है। तो रामा शंकर बोला, हाँ जी बहरे साहब जी, वो सारे ही बेच रहे हैं, क्योंकि जो पहले रईस आदमी होते थे गांवों में उन्हें बहरे बोला जाता था, क्योंकि अच्छे पैसे वाले हैं, रुतबे वाले हैं, तो बहरे बोला जाता था। रामा शंकर बोले, चलो अच्छी बात है, तुम खरीद रहे हो, गांव की जमीन गांव में ही रहेगी। राम रतन बोला, आपकी कृपा रही तो बैनामा भी हो जाएगा। रामा शंकर कहने लगे, राम रतन तुम ईमानदार हो, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर ध्यान रखना 3 रुपया सैकड़ा ही ब्याज लूंगा और 1 साल के ब्याज का हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। राम रतन कहने लगा, भगवान ने चाहा तो 6 महीने में ही चुकता कर दूंगा, नहीं हो सके तो ब्याज देकर आगे का हिसाब बनवा लूंगा। रामा शंकर कहने लगे, कितने रुपए चाहिए? तो राम रतन बोला, बहरे 300 रुपये दे दो। रामा शंकर कहने लगा, 300 रुपये की ब्याज 9 रुपया महीना होगी, समय पर जमा कर देना। राम रतन कहने लगा, मुझे आपसे अधिक चिंता है बहरे साहब, मैंने कभी सूद पर रुपए नहीं लिए, आपसे मांगने में भी मैं संकोच कर रहा था। रामा शंकर बोले, अरे राम रतन, काहे का संकोच, यह तो लेन देन है, और फिर तुम कोई जुआ या शराब में पैसे थोड़ी बिगाड़ रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, यह तो इज्जत की बात है, संकोच की नहीं। बैनामा कराओ और जाओ और रुपए लेते जाना। राम रतन को बैनामा कर कर आए हुए 1 साल हो गया था, मगर रामा शंकर के सूद के रुपए वे नहीं निकाल पाए। 1 साल के अंत में खा पीकर 50 रुपए बचे भी, मगर अमीन आ गया, खेत की लगान की रसीद 45 रुपए की काट गया।
अब रामाशंकर को क्या दें, कुल 5 रुपए बचे थे। अब राम रतन सोचने लगा, कैसे जाऊं रामाशंकर के पास, किस मुंह से जाऊं। लेते समय तो कितने ठोस वायदे किए थे, अब लौटाने का समय आया तो बड़ी मुश्किल हो गई। दूसरे दिन रामाशंकर ही आधम के राम रतन के घर और बोले, क्या है राम रतन जी। तो वह बोला, आओ आओ बैठो बौहरे साहब। और राम रतन ने चारपाई बिछा दी। तो रामाशंकर कहने लगा, बैठने नहीं आया हूँ, तेरा 6 महीने का वायदा था, पूरा 1 साल हो गई है, अभी तक तूने ब्याज के पैसे जमा नहीं किए हैं। राम रतन बोला, देखो जी बौहरे साहब, पूरे पैसे नहीं हो पाए, 50 रुपए हुए भी थे। आज देने की सोच रहा था कि 50 रुपए ही जमा कराऊं, लेकिन अमीन आ गया और 45 रुपए की रसीद काट गया। अब 5 रुपए लेकर क्या आता। तब जो वो कहने लगा, रामाशंकर, खेत खरीदा है तो लगान तो देना पड़ेगा भाई, खेत के भी खर्च हैं, लगान तो हर साल जाएगा। हमें देख, हम कितना लगान भरते हैं, तू तो 45 के लिए ही करहा गया। तो राम रतन कहने लगा, बौहरे जी आप तो बड़े आदमी हैं, लंबी चौड़ी जायदाद है तो लगान भी बड़ा ही आएगा। हमारे लिए तो कहते हैं, मुर्गी को तो तकवा का घाव भी काफी है। तब रामाशंकर कहने लगे, इन बातों को छोड़ राम रतन, 9 रुपए महीना से 1 साल के 108 रुपए ब्याज बनती है, कुल रुपए 408 हुए, ला कितने जमा कर रहा है। तब राम रतन बोले, बौहरे जी 5 रुपए बचे हैं। अरे ओ चंदन की माँ, राम रतन कहने लगा, तेरे पास कुछ रुपए हैं। तो सविता बोली, जी मेरे पास तो 3 रुपए हैं, भाई ने विदा के दिए थे, लाती हूँ। सविता के 3 रुपए और राम रतन के 5 रुपए जोड़कर जो रामाशंकर को दे दिए और बोला, बौहरे जी अब आपके सीधे सीधे 400 रुपया बाकी रह गए हैं। रामाशंकर कहने लगा, 400 रुपए की 12 महीने की ब्याज हो गई, कैसे निकालोगे तुम, तुझ पर तो 9 महीने के तो निकले नहीं है, 9 रुपए जो महीने का एक का होता है। तो राम रतन कहने लगा, बौहरे जी अब हर महीने कुछ रुपए जमा करूंगा, जल्दी ही निकाल दूंगा आपकी रकम। रामाशंकर 8 रुपए लेकर चले गए, मगर 12 महीने की ब्याज कैसे निकलेगी, राम रतन इसी सोच में बैठा रह गया। राम रतन ने बहुत मेहनत की, मगर 5 रुपए महीने की मजदूरी में 12 रुपए कैसे निकलते। अब राम रतन हर महीने कुछ ना कुछ, कभी 1 रुपए, किसी महीने पर 2 रुपए, कभी किसी महीने पर 3 रुपए, तो कभी कभी महीने का मेहनताना 5 रुपए पेट पर पत्थर रखकर जो रामाशंकर के यहाँ जमा करने लगा। फिर भी पूरी साल में 50 रुपए भी जमा नहीं हो पाए। 1 साल बाद रामाशंकर फिर आधम के और बोले, अरे राम रतन घर में है क्या। राम रतन बोला, जी बौरे साहब यहीं हूँ, आ जाओ। राम रतन ने चारपाई बिछाते हुए कहा, भाई साहब पेट पर से जितने पैसे बचे सब मैंने आपके यहाँ जमा कर दिए और कर दूंगा, ब्याज पर लिए हैं तो देने तो हैं। रामाशंकर बोला, यह तो मैं जानता हूँ भाई, राम रतन की तो ईमानदार आदमी है, मगर इतने रुपए देगा कहाँ से, तेरी जमा पूंजी कटने के बाद भी 500 रुपए हो गए हैं, 15 महीने की ब्याज हो गई है, निकाल देगा। राम रतन बोला, हजूर माई बाप जी जान से मेहनत कर रहा हूँ आपकी रकम की खातिर। बेटा चंदन ने भी पढ़ाई छोड़ दी है, वह भी मजदूरी कर रहा है, मेरी घरवाली भी बीच बीच में मजदूरी कर लेती है, सिर्फ पेट की आग बुझाते हैं, बाकी जो कुछ बचता है वह आपका। रामाशंकर बोला, फिर भी 15 रुपए महीना तो नहीं निकलेंगे, और नहीं निकले तो साल के अंत में और बढ़ जाएंगे। राम रतन बोला, देखिए मालिक आप ऐसा करें, मेरे चंदन को अपने यहाँ मंजूरी पर लगा लें, बहुत मेहनती है, आपकी ब्याज तो निकलती रहेगी, कुछ मैं बचाऊंगा, उन्हें मूलधन में जमा कर लेना, इसी तरह हमें थोड़ी छूट मिल जाएगी। रामाशंकर बोले, ठीक है राम रतन, कल से भेज देना।
5 रुपए महीने की मजदूरी चल रही है, मैं तेरे चंदन को 6 रुपए लगा दूंगा। राम रतन बोला, मालिक, चंदन की मजदूरी में ब्याज तो पूरी नहीं कर लेना और मूलधन में धीरे धीरे चुकाता रहूंगा। चंदन की मजदूरी को ब्याज में लगा लेना। रमाशंकर बोले, सब चालाकी भगवान ने तुझे ही दी है क्या? 15 रुपए महीने तो पुलिस के दरोगा को भी नहीं मिल रहे हैं। तेरे लड़के में ऐसी क्या खूबी है, और अभी यह बच्चा ही है। राम रतन बोला, जैसी आपकी इच्छा मालिक। मैंने तो सोचा था ब्याज ब्याज में चंदन आपका काम करता रहेगा, मैं अपना पेट काट काट कर मूलधन जमा करता रहूंगा। पर मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आपसे कर्ज लिया है तो देना तो है ही। रामाशंकर बोले, राम रतन, तू तो ऐसे उलाहने दे रहा है जैसे मैं तेरे यहाँ भीख मांगने आया हूँ। राम रतन बोला, अरे राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो मालिक? आपका कर्ज है, इस जन्म में ना पटा तो अगले जन्म में भैंसा बनकर देना पड़ेगा। रामाशंकर बोले, हाँ, तू आदमी तो समझदार है राम रतन। कर्ज और मर्ज को जितना जल्दी दबा लो उतना ही अच्छा रहता है, नहीं तो ब्याज घोड़े से भी तेज भागती है। राम रतन बोला, समझ गया मालिक, कल से चंदन आपके यहाँ काम पर पहुंच जाएगा, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो मैं कमाऊंगा वह आपके मूलधन में जमा हो जाएगा। तो रामाशंकर बोला, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ और कल से अपने लड़के को काम पर भेज देना। अब 6 रुपए महीने में चंदन रामाशंकर के यहाँ मजदूरी करने लगा। 6 रुपए ब्याज में जमा हो जाते। 9 रुपए महीने फिर भी ब्याज बढ़ती गई। कुछ राम रतन ने जमा किए, मगर साल के अंत में हिसाब जोड़ा तो मूलधन 500 से बढ़कर 550 रुपए हो गया। चंदन बहुत मेहनती था, अभी 14 साल का ही था। पूरे दिन मवेशियों के चारे में या खेत के काम में लगा रहता था। सुबह 5 बजे जयवती पशुओं का गोबर डालने पहुंची तो उसके साथ जो रीता भी थी। जयवती ने गोबर एक परात में भरकर रखी और रीता से कहा, बेटी, इसको घूरे पर फेंक आना। और रीता गोबर की परात के पास आई और चंदन से बोली, इस परात को मुझे उठवाना। रीता सहारा देने के लिए झुक भी नहीं पाई थी। तब तक चंदन ने गोबर की परात को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। उस परात को हाथों पर ही टांग कर वह गोबर को घूरे पर फेंक आया। फिर तो रीता झाड़ू लगाती रही और जयवती गोबर को उठा उठा कर परात में डालती रही। उन सभी परातों के गोबर को चंदन ने उठा उठा कर घूरे पर फेंक दिया। माँ बेटी जिस काम को घंटे भर में कर पाती थी वह काम आधे समय में ही हो गया। तो जयवती बाल्टी लेकर दूध दोहने भैंस के नीचे बैठ गई। तो चंदन बोला, तुम हटो काकी, मैं दूध निकालता हूँ। चंदन ने कहा। इतना कहकर चंदन ने जो दूध की बाल्टी जयवती से ले ली और झटपट भैंस का दूध निकालकर बाल्टी जयवती को पकड़ा दी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी दूध लेकर घर चली आईं। दोपहर के बाद रीता गोबर इकट्ठा करने चली अकेली घेर में पहुंच गई। चंदन जमीन पर पड़े भूसे के ऊपर बोरी बिछाकर जमीन पर सो रहा था। पशु चारा खा रहे थे। चंदन पसीने में भीगा हुआ था। रीता से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और एक पंखा उठाकर वह हाथ से हवा करने लगी। हवा के झोंके से चंदन की नींद उचट गई और वह तुरंत बैठते हुए बोला, रीता, तू यह क्या कर रही है? तुझे पसीना आ रहा था, रीता बोली। सोचा थोड़ी हवा कर दूं। तब चंदन बोला, रीता, पसीना तो हमारी जिंदगी है। रात को खेत में पानी लगाया था इसलिए आंख लग गई। तो रीता बोली, तू बहुत मेहनत करता है रे। तो चंदन बोला, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाने लायक तो 4-6 घंटे का काम भी काफी है, रीता बोली। तू तो 24 घंटे लगा रहता है, कभी पशुओं में कभी खेत में। दोपहर को थोड़ा आराम कर लिया कर। चंदन बोला, रीता, हम जैसों के नसीब में आराम कहाँ है? काम ही हमारा जीवन है और काम ही हमारी रोटी है। अभी तेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि तू जो इतनी बड़ी बातें समझ सके। रीता कहने लगी,
तो चंदन तेरी उम्र कौन सी इतनी बड़ी हो गई है, जितना तू काम करता है मेरे बराबर क्या ही होगा, और काम तो 2 आदमियों का करता है। बहुत थक जाता होगा रे तू। तेरे घर भैंस है कि नहीं, दूध मिलता है पीने को या नहीं? चंदन बोला, नहीं हमारे पास भैंस नहीं है, दूध तो कभी बचपन में माँ का ही पिया होगा। अब तो माँ किसी के यहाँ से मट्ठा मांग लाती है, उसे ही पी लेता हूँ। मट्ठा में भी दूध के बराबर ही ताकत होती है। तो रीता बोली, तो तूने कभी दूध ही नहीं पिया? और तो चंदन बोला, स्वाद भी नहीं मालूम दूध कैसा होता है रीता। हाँ, रंग जरूर देखा, उसका रंग सफेद होता है, मट्ठे की तरह। चंदन के शब्द सुनकर रीता का मन जो दुखी हो गया। मैं बोली, रात को तू यहीं मवेशियों के पास ही सोता है, मैं तेरे लिए दूध लेकर आऊंगी। इतना कहकर रीता चली गई। आंख तो खुली ही थी, आलस्य छोड़कर वह मवेशियों का गोबर इकट्ठा करने लग गया। चंदन गोबर इकट्ठा करते हुए उसे परात में भरकर घूरे पर भी फेंक आया और खेत पर ज्वार काटने चल दिया। खेत पर पहुंचकर उसने 4 गट्ठर ज्वार के काट कर बांध दिए और एक एक कर उन्हें सर पर उठाकर जो काटने के लिए मशीन पर लाकर डाल दिया। रात के लगभग 9 बज चुके थे। चंदन अपने काम को निपटाकर रामाशंकर के घेर में ही मवेशियों के पास अपने खटोले पर पड़ा हुआ खर्राटे भर रहा था। दिन भर का हारा थका खटोले पर लेटते ही निद्रा रानी ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। वह बेसुध जो ढीली पड़ी हुई खाट पर पड़ा अपने ख्वाबों की दुनिया में घूम रहा था। तभी रीता दूध का लोटा लेकर पहुंच गई। चंदन को सोते देखकर प्यार से एक हल्की सी चपत चंदन के गाल पर रीता ने जमा दी। चंदन हड़बड़ाकर उठ बैठा, बोला, कौन? तो रीता बोली, चोर नहीं हूं। तो चंदन बोला, अरे रीता, तू इतनी रात गई क्यों आई है? तो रीता बोली, क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? तो चंदन बोला, अरे नहीं नहीं, यह तो तेरा ही घेर है, तो तुझे कौन मना कर सकता है, फिर भी इतनी रात हो गई है। तो रीता बोली, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, दोपहर कहकर गई थी ना, देख यह लोटा दूध से भरा है और ले यह गुंजे भी हैं। रीता ने कागज में लिपटे हुए 4 गुंजा जो चंदन के हाथ में थमाते हुए कहा, ले और ये दूध पी ले। तब चंदन बोला, रीता, इतनी रात में तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? रीता बोली, कौन देख लेगा? देख ले जिसे देखना है, मैं कोई चोरी कर रही हूँ? रात में चुप चुप के आती हूँ, यह चोरी नहीं तो और क्या है? चंदन कहने लगा। तो रीता कहने लगे, अरे बुद्धू, इसे चोरी नहीं कहते, प्यार कहते हैं, प्यार। तो चंदन बोला, प्यार तो बड़े लोगों की वस्तु है, हमारा नसीब इतना अच्छा कहाँ है, हमें तो मजूरी करनी है, मजूरी करते करते ही उम्र कट जाएगी, प्यार के लिए समय ही कहाँ मिलेगा। तो रीता बोली, बहुत बात बनाता है चंदन, तू जल्दी से गुंजा खा और दूध पी ले, माँ राहत देख रही होगी मेरी, मैं सोच की कहकर आई हूँ। हुई ना चोरी? चंदन कहने लगा, तेरे दिल में भी चोर है, तभी तो तू इतनी रात के लिए जो सोच का बहाना बनाकर आई है। चंदन ने गुंजा खाते हुए रीता से कहा। रीता बोली, क्या करूं चंदन, तुझे दिल दे बैठी हूँ, तुझे देखे बिना चैन नहीं पड़ता। रीता ने चंदन के गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा। तो चंदन बोला, किसी ने तुझे देख लिया तो तेरा तो नहीं, मेरा भूत अवश्य उतर जाएगा। तेरा बापू चौराहे पर खड़ा करके मेरी खाल में भूस भरवा देगा, कहेगा मेरी लड़की को बेला फुसला रहा था। तू अब यहाँ से चली जा रीता, तेरी इस तरह रात के अंधेरे में मेरे पास तू मत आया कर, नहीं तो तेरी इस हरकत से किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। रीता थोड़ी गुस्सा होकर बोली, मेरे रहते तुझसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा, सब इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी, साया बनकर हमेशा तेरा साथ दूंगी। तो चंदन बोला, तू लड़की है, सब तेरी ही गलती मानेंगे कि लड़की की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती मानेंगे, और फिर प्यार बराबर वालों में होता है रीता, मेरी तेरी बराबरी कहाँ, तू अर्श और मैं फर्श पर, इसलिए भूल जा मुझे रीता, क्यों मेरी खाल उतरवाने पर घूम रही है। तेरे गुंजा बहुत अच्छे थे, मैंने जिंदगी में पहली बार खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, हम चटनी वाले हैं, हमारे नसीब में कहाँ ये गुंजा। तू अब जा
और इस तरह रात में कभी मत आना। तो रीता बोली, अच्छा तो तू अभी से मुझे भगाने लग गया? अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ और तू नखरे दिखाने लग गया है। मैं नहीं जाती, बोल क्या कर लेगा? तो चंदन बोला, अक जाना। रीता बोली, सरक उधर को कहते हुए रीता उसी खाट पर लेट गई। चंदन जमीन पर खड़ा होकर अपने हाथ जोड़कर उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दे भगवान, अब तू जा यहाँ से, मुझे सोने दे। और माँ बाप की लाडली बेटी हूँ, रीता कहने लगी, जो कुछ मांगती हूँ वही मिल जाता है मुझे, फिर तू क्यों नहीं मिलेगा मुझे? तो चंदन बोला, हाँ हाँ, तू जो मांगते हुए तुझे मिल जाता होगा, मगर कभी इस चंदन को मत मांग लेना। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर इस चंदन की खाल में भूस अवश्य भर जाएगा। रीता कहने लगी, मैंने कहा ना चंदन, मेरे रहते तुझे कोई नहीं छू सकता, और अपने दिमाग के गोबर को बाहर निकाल दे। मैं तेरी ही हूँ और हमेशा साए की तरह तेरे साथ रहूंगी। तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ सकता बुद्धू कहीं का? चल दूध का लोटा खाली कर, मैं जाती हूँ। दूध पिलाकर रीता तो चली गई, मगर चंदन के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। कैसे इसकी भावनाओं को समझूं? समझता तो सब हूँ, मगर समझने से क्या लाभ? मेरी तुलना में जो राख रीता से कैसे हो सकती है? कैसे मैं अपनी तुलना उस रईसजादी से करूँगा? क्योंकि मैं तो खुद एक बंधुआ मजदूर हूँ और रीता एक रईसजादी है। मैं उसके बाप के कर्ज तले दबा हुआ हूँ, उनके घर में मजदूरी करता हूँ। और यही सब सोचते सोचते चंदन को उस खाट पर पड़े पड़े नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन चंदन दूध की बाल्टी लेकर घर में घुसा और बोला, काकी दूध। तो जयवती बोली, वहीं रसोई में रख दे। चंदन दूध की बाल्टी लेकर रसोई में घुस गया। उसने बाल्टी रसोई में रख दी और वहीं पर एक लकड़ी की पुराने से छोटा सा बक्सा रखा था। चंदन ने सोचा शायद टूट गया होगा, काकी ने फेंकने के लिए रख रखा है। उसने हिलाकर भी देखा, कुछ खनक रहा था, तो उसने सोचा शायद काकी ने इसमें कबाड़ भर रखा होगा। इसमें सोचने लगा, मेरी पुरानी जर्सी जो चेतराम के लड़के घनश्याम ने दी थी आराम से आ जाएगी। कपूर की गोली भी लगा दूंगा तो झिंगुर मच्छर इसे नहीं कुतरेंगे। मेरी जर्सी इसमें जो सही रहेगी, सुरक्षित रहेगी। चलो क्यों ना काकी से मैं ही मांग लूं, नहीं तो काकी तो इसे फेंक देगी। उस समय काकी दूसरे कमरे में थी और जो चंदन कहने लगा, काकी यह टूटी बक्सा पड़ी है, इसका क्या करोगी? मैं ले जाऊं इसे? जयवती पूरी बात नहीं सुन पाई थी। उसने समझा कोई टूटी चीज पड़ी होगी। टूटा शब्द सुनकर बोली, ले जा, तुझे क्या टूटा दिखाई दे रहा है? चंदन ने वह बक्सा उठाकर अपनी बगल में लगा ली और सीधा घेर में पहुंचा। पशुओं को भूसा डालने का समय था, इसलिए उसने वो बक्सा भूस के कमरे में ही भूस के ऊपर फेंक दी और अपने काम में लग गया। चंदन शाम तक अपने काम में लगा रहा। एक के बाद एक काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। शाम को चारा काट कर मशीन पर डाल दिया और गोबर इकट्ठा करके भैंस का दूध भी निकाल दिया। दूध लेकर काकी जयवती को दे आया और वापस आकर अपने उस टूटी खाट पर सो गया। रात को चुपचाप आकर रोज की तरह रीता उसे दूध पिला गई थी। सुबह 4 बजे ही रामाशंकर के घर में कोहराम शुरू हो गया। चोरों ने जो पता नहीं कब से जो उसके घर को लूट लिया था, चोरों ने सेंध लगा ली थी। उस बक्से को भी ले गए जिसमें सोना भरा हुआ था। अपनी सोने की चीजें थी और गिरवी रखने वालों की लगभग 4 किलो सोना था। नगद घर में जो भी कुछ था सब ले गए, कपड़े भी ले गए और बर्तन भी। गांव में जिस किसी ने भी सुना, दौड़े हुए रामाशंकर के आंगन में इकट्ठा होने लगे। घर से बाहर लोगों की जो भीड़ लग गई। रामाशंकर और जयवती का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे जीवन की कमाई लुट गई। लोगों का गिरवी सोना था, उसे कहाँ से वापस करेंगे? चोरों ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। हम तो बर्बाद हो गए। रीता के विवाह के सपने देखे थे, कैसे पूरे होंगे? कैसे होगा रीता का विवाह? घर में कुछ नहीं बचा, चोर सब लूट कर ले गए। चोरी की खबर हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। सूचना पर पुलिस भी आ गई। 4 किलो सोना
5,000 रुपये नगद, बर्तन, कपड़े आदि की लिखित रिपोर्ट अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में दर्ज करके पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। चोरों को ले जाना था वो तो ले गए, जिंदा तो रहना ही था। माल के साथ मरा तो नहीं जाता, मगर आघात तो लगा ही था, गहरा आघात। 4 किलो सोने का आघात कैसा हो सकता है, कल्पना तो हर व्यक्ति कर सकता है। रामाशंकर का समय बहुत दुख में कट रहा था। चंदन भी उनके यहाँ मजदूरी कर रहा था। चोर जिनका ले गए वे मांग मांग कर शांत हो गए। चोर ले ही गए तो रामाशंकर गिरवी रखा सोना कहाँ से वापस करे, मगर चंदन को तो मजदूरी करके 6 रुपये महीने ब्याज में जमा करने ही थे। शाम को चंदन अपने काम से निजात पाकर उस बक्से को अपने घर रखने चला गया। भूसे के ऊपर से उसने उन बक्सों को उतारा और खोलकर देखा, जिसकी कुंडी एक सूतली से बंधी थी। सूतली खोलकर उसने बक्से को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोने के गहनों से भरी पड़ी थी। शायद इसी के चोरी होने का रामाशंकर को अधिक दुख था। उसने उसी तरह सूतली से उन बक्सियों का जो मुंह बंद किया और फिर भूसे के ऊपर फेंक दी। और प्रतिदिन की तरह रात को जब रीता दूध लेकर आई तो चंदन ने वह बक्सा निकालकर रीता के सामने रख दी। रीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह कहने लगी, चंदन तुझे कहाँ मिली है? तो चंदन बोला, यह मैं काकी से मांग कर लाया था और काकी ले यह 4 किलो सोना तुझे दे दिया। तो चंदन बोला, मुझे नहीं मालूम था रीता, इसमें सोना है, मैंने तो टूटी हुई समझकर मांगी थी। चल इसे लेकर घर चल रहे हैं। जिस बक्से को चंदन टूटी हुई समझकर रहा था वह सोने का खजाना निकली थी। उसने संभाल कर पकड़ ली और रीता के साथ उसके घर रामाशंकर के पास पहुंच गया। रामाशंकर और जयवती को कितनी खुशी हुई होगी, इसकी कल्पना तो आप भी कर सकते हैं। 4 किलो सोने की कीमत क्या होती है, यह कोई रामाशंकर से पूछे। चंदन के लिए तो वह 4 किलो सोना भी मिट्टी के समान था। सोना वापस पाकर रामाशंकर की खुशियां बल्लियां उछल गईं। हृदय खुशी से पागल हुआ जा रहा था, जैसे मरने वाले को भगवान ने कुछ सांसें और दे दी हो, अंधे को आंखें मिल गई हो, किसी बांझ को बुढ़ापे में पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई हो। रामाशंकर की खुशी उससे कहीं अधिक थी। चंदन को गले लगाकर और मुक्ति दान दे दिया उसने। कहा, अब तक के बकाया जमा धन का भुगतान भी करने का वायदा कर दिया। पूरी कर्ज माफी चंदन को मिल गई और चंदन का वेतन भी 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया। चंदन पहले की तरह ही काम करता रहा। अंतर सिर्फ इतना था, पहले जो मजदूरी 6 रुपया महीना मिलती थी और वह भी ब्याज में जमा हो जाती थी, अब वह 10 रुपया महीना नगद मिलने लगी थी। रीता के हृदय में जो प्यार का बीज अंकुरित था वह और अधिक फलने फूलने लगा था। रीता रोज रात को चंदन के लिए दूध और साथ में कुछ मिष्ठान लेकर घर से घेर को पहुंच जाती थी। चंदन उसे बहुत ऊंच नीच समझाता था, मगर रीता कहाँ मानने वाली थी। और इधर रामाशंकर के घर में एक बार चोरी हो चुकी थी, तो उसका डर उसके जो मन में बैठ गया था। इस बार तो सोना बच गया, मगर अब चोर घर में घुस गए तो यह सोना अब नहीं बच पाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए रामाशंकर ने सोने से भरे बक्से को उसी भूसे के ऊपर फेंक दिया जहाँ चंदन ने पहले रखी थी। चंदन रोज ही मवेशियों के लिए भूसा निकालता था। एक दिन भूसा निकालते समय चंदन को वही बक्सा दिखाई दे गई। चंदन ने खोलकर भी देखी, सोने से लबालब भरी थी। चंदन ने भूसे के पिछले हिस्से में, या यूं कहो कमरे के पिछले हिस्से में, उस बक्से को भूसे में से ही खड्डा खोदकर गाड़ दिया और अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद चोरों ने उसी भूसे वाले कोठड़े में फिर से सेंध लगा दी। कोठड़ी में भूसा भरा पड़ा था। चोर यह देखकर वापस चले गए, मगर सुबह जैसे ही रामाशंकर को मालूम हुआ कि भूसे वाले कोठड़े में चोरों ने सेंध लगा दी है, तो वह तुरंत भूसे के कोठे में पहुंचा और अपने सोने से भरी बक्से को खोजने लगा, मगर बक्सा उन्हें वहां नहीं मिला जहां उन्होंने रखी थी। रामाशंकर के पैरों तले जमीन धसक गई।
रामाशंकर अपनी छाती पीटने लगा। हाय तौबा मचाने लगा। हाय मैं लुट गया। मेरी सोने से भरी बक्सा को भूसा के ऊपर रखी थी, चोर ले गए। मैंने तो घर में छुपा कर रखी थी, यह चोरों को शक ना होगा इसलिए यहाँ रख दी थी। मगर चोरों ने तो यहाँ भी मेरा सोना नहीं छोड़ा। पहले तो मेरा सोना चंदन ने बचा लिया था, मगर इस बार तो मैंने चंदन को खबर भी नहीं दी थी, मैंने उसे बताया भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं मर रहा हूं। हाय मेरा 4 किलो सोना चला गया। कैसे मैं अपने मन को धीरज बांधूं? जयवती का भी रो रो कर वही हाल था जो रामाशंकर का था। रीता की आंखों में भी आंसू टपक गए थे। यह देखकर चंदन को बहुत दुख हुआ। गांव की भीड़ के सामने वे सोने को बताने की भी नहीं सोच रहा था, कि गांव के सामने नहीं बताना चाह रहा था कि ठीक नहीं है गांव वालों के आगे बताना। और उन्हें रोते हुए देखकर भी चंदन को दुख भी हो रहा था। चंदन ने रीता के कान में धीरे से कुछ कहा। उसे सुनते ही रीता के चेहरे की मायूसी गायब हो गई, उसके चेहरे पर कमल सा खिल गया। गांव की भीड़ ना होती तो रीता शायद चंदन से जो लिपट गई होती, जाने कैसे अपने आप पर वह काबू रख पाई होगी। चंदन, रीता कहने लगी, तूने तो मेरा काम बना दिया। रामाशंकर के कान में धीरे से रीता ने कहा, बापू सोना मिल गया। तो रामाशंकर बोला, कहाँ है मेरा सोना? रामाशंकर ने भीड़ के सामने उतावले होकर पूछा। तो रीता ने चंदन की तरफ इशारा करके कहा, वह घूम रहा तुम्हारा सोना। चंदन पशुओं को चारा डाल रहा था, मगर रामाशंकर को सोने के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब रामाशंकर ने रीता से फिर से पूछा, बताती क्यों नहीं, कहाँ है मेरा सोना? तो रीता बोली, बापू बता तो दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें माननी पड़ेगी। तो रामाशंकर बोला, रीता तू मेरी इकलौती बेटी है, मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरे लिए ही है। मैंने तेरी हर शर्त मानी है, हर जिद पूरी की है। तू मांग कर तो देख, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो रीता बोली, बापू तुम्हें वचन देना पड़ेगा। तो रामाशंकर बोला, हाँ वचन देता हूँ। तो रीता बोली, बापू सभी गांव वालों के सामने इन्हें साक्षी मानकर जो हाँ मैं सभी गांव वालों को सामने जो रीता का बापू कहने लगा, सबको साक्षी मानकर तुझे वचन देता हूँ, तू जो भी मुझसे मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा, मगर मेरा सोना कहाँ है ये बता दे। तो रीता कहने लगी, बापू तुम्हें सोने की चिंता है या अपने वचन की? पहले तू अपनी, जो उसका बापू बोला, पहले तू अपनी जिद पूरी कर ले, मगर ये तो बता मेरा सोना कहाँ है, यह भी तो तुझे पता है। तब रीता बोली, पूरे गांव के लोगों की भीड़ के सामने ही रीता ने चंदन का हाथ पकड़कर रामाशंकर के सामने ले आई और बोली, ले बापू यह रहा तुम्हारा सोना, अब इस सोने को मुझे दे दो। तो रामाशंकर बोला, तो यह क्या मजाक कर रही है रीता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। रामाशंकर अब चीखने लगा और चिल्लाने लगा, तू सही सही क्यों नहीं बोलती है रीता, क्यों पहेलियां बुझा रही है? एक तो मैं दुखी हूँ, ऊपर से तू मुझे दुखी कर रही है। रीता बोला, बापू तुम्हारा सोना चंदन के पास सुरक्षित है, और चंदन से अच्छा दामाद तुम कहाँ ढूंढोगे? इतना कहकर रीता ने जो अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। रीता के शब्द सुनकर रामाशंकर के चारों चक्षु खुल गए। बोले, रीता तू मेरी इकलौती पुत्री है, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, और चंदन में कमी ही क्या है? नौजवान है, बुद्धिमान है, मेहनती है और ईमानदार है और सुंदर भी है, मुझे यह रिश्ता पक्का मंजूर है। इतना सुनते ही रीता भीड़ के सामने ही चंदन से लिपट कर बोली, मैंने कहा था ना चंदन, वही मैंने करके दिखा दिया। अब चंदन ने जो रीता का हाथ थाम लिया और दोनों घर वालों की मर्जी से दोनों का विवाह हो गया, और चंदन ने एक बार फिर से रामाशंकर का सोना बचा दिया था। रामाशंकर भी चंदन से बहुत खुश था, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। ऐसा दामाद उसे कहाँ मिलने वाला था, और 2 बार उसने उसके अपनी बुद्धिमानी से उसके सोने की रक्षा की थी। तो रामाशंकर बड़ा खुश था, क्योंकि आने वाले समय में रामाशंकर के कोई और संतान तो थी नहीं। उसकी सभी जायदाद का मालिक भी जो उसकी बेटी रीता और उसका दामाद चंदन ही बनने वाला था। इसलिए अब चंदन कोई मजदूर नहीं था, अब चंदन रामाशंकर का दामाद बन चुका था, और रीता और रामाशंकर के परिवार और चंदन का परिवार अब खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे थे।
और चंदन भी रीता को बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।